नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के उन 3 करोड़ युवाओं की चर्चा करेंगे जिन युवाओं को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके पहले जो भी पैटर्न था उस पैटर्न से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब भारत सरकार ने जो नया नियम बनाया है, उस नए नियम से न सिर्फ छात्रों को भाग दौड़ से निजात मिलेगी, बल्कि उनके समय के साथ साथ उनके पैसे का भी बचत होगा। छात्रों की बहुत दिनों से ये डिमांड भी थी कि ये परिवर्तन किया जाए और अब जाकर भारत सरकार ने इसको अमली जामा पहनाया है। मैं बात कर रहा हूं भारत में लाए गए नए विधि व्यवस्था की, जिस नए विधि व्यवस्था के तहत अब भारत सरकार के अंतर्गत, मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अभी भारत सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि राज्य अपनी मर्जी से इस नियम को आगे चलकर अपना ही लेंगे, पूरी उम्मीद है। तो भारत सरकार के अंतर्गत अभी तक सिर्फ 3 परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सारे विभाग में इस पैटर्न को लागू नहीं किया गया है। लेकिन एसएससी अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र और बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को जो अभी तक मुख्य परीक्षा से पहले उनको जो भी प्रारंभिक परीक्षाएं ली जाती थी, वो प्रारंभिक परीक्षाएं अलग अलग हुआ करती थी। यानी आईबीपीएस अपने छात्रों के लिए पहले अपना एक प्रारंभिक परीक्षा लेता था, उसी प्रकार से आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ये अपने छात्रों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा अपना एक अलग लेता था और एसएससी भी अपना एक प्रारंभिक परीक्षा अलग लेता था। लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा नया नियम क्या बनाया गया है, उस नए नियम के तहत एक नई व्यवस्था लाई गई है, सीईसी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आए। जैसे देखिए, ये सीईसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट से अभी तक के सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये 3 विभागों के लिए, 3 विभाग कौन कौन? आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। ये आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अपने प्रारंभिक परीक्षाओं को अलग अलग कराता था। लेकिन अब कोई भी उम्मीदवार सीईसी की परीक्षा को पास करके वह आरआरबी के पीटी के लिए भी क्वालिफाई करेगा, वह एसएससी के पीटी के लिए भी क्वालिफाई करेगा और वह आईबीपीएस की पीटी के लिए भी क्वालिफाई करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको अलग अलग दौर में जो अलग अलग परीक्षाएं ये तीनों विभाग कराता था, मैं सिर्फ पीटी परीक्षा की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, मेंस परीक्षा की बात नहीं है। मेंस परीक्षा जैसे पहले होता था वैसे अभी भी होगा। मैं सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो आरआरबी का अलग होता था, एसएससी का अलग होता था, आईपीएस का अलग होता था, अब उस अलग अलग व्यवस्था को समाप्त किया गया है और उस तीनों के लिए सिर्फ एक ही आपको परीक्षा देने के लिए आना पड़ेगा, आप सीईसी की परीक्षा। जैसे अभी तक आप कहते थे कि मैं रेलवे की परीक्षा देने जा रहा हूँ, एसएससी की परीक्षा देने जा रहा हूँ, बैंकिंग की परीक्षा दे रहा हूँ, तो ऐसा अब नहीं है। अब आप सीधे कहेंगे कि मैं सीईसी की परीक्षा देने जा रहा हूँ। तो आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास करने वाले जो भी उम्मीदवार होंगे वह आरआरबी के पीटी के लिए भी क्वालिफाई है, वह एसएससी के पीटी के लिए भी क्वालिफाई है और वह आईबीपीएस की पीटी के लिए भी क्वालिफाई है। अर्थात आपको अब अलग अलग जो है परीक्षाओं को देने की आवश्यकता नहीं है।
आप एक बार सीईसी की परीक्षा को यदि पास कर जाते हैं तो आप उस सीईसी के प्रमाण पत्र के माध्यम से आप आईबीपीएस के पीटी की भी तैयारी आप कर चुके हैं, आईबीपीएस की पीटी को भी निकाल चुके हैं और अब आप सीधे आईबीपीएस के मेंस में बैठेंगे। उसी प्रकार से इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप एसएससी के सीधे मेंस में बैठेंगे आप, और सीईसी के माध्यम से आप आरआरबी के मेंस में बैठेंगे, यानी रेलवे के मेंस में बैठेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये तो हो गया टेस्ट, मतलब ये इस टेस्ट का नाम हो गया सीईसी परीक्षा। अब सवाल उठता है कि जैसे रेलवे की परीक्षाओं को आरआरबी कराता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसी प्रकार से एसएससी की परीक्षाओं को कराने की जिम्मेवारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब इन तीनों के परीक्षाओं का जो आयोजन किया जाएगा उस पेपर का नाम तो होगा सीईसी, और उसको कराने वाला जो संस्था होगा उसको हम कहेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी एनआरए। तो भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा इस एनआरए के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो एनआरए इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कराएगा और इस टेस्ट के माध्यम से जो भी पास किए उम्मीदवार हैं वह आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस तीनों के पीटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और जब आप इस परीक्षा को पास करेंगे तो इस सर्टिफिकेट का वैल्यू 3 वर्ष तक रहेगा, 3 वर्ष तक रहेगा। यानी 3 वर्ष के अंदर आईबीपीएस यदि अपनी मेंस परीक्षा को लेता है तो आप इस सीईसी के प्रमाण पत्र के माध्यम से आईबीपीएस का मेंस भी दे पाएंगे, आप एसएससी के मेंस को भी दे पाएंगे, आप आरआरबी के मेंस को भी दे पाएंगे 3 वर्षों तक इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से। सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि क्या इसमें जो नंबर आएगा उसी से हम आरआरबी, एसएससी या आईबीपीएस के मेंस परीक्षा में पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि सीईसी की परीक्षा 2 अंकों का हुआ, एक सपोज यहाँ पर करें कि 2 अंकों का सीईसी का एक पेपर हुआ और उस पेपर में आपको 150 अंक मिले। अब आप 150 जो अंक लाए हैं पीटी में वह तीनों के लिए मान्य है। लेकिन जब मेंस परीक्षा की बात आएगी, आरआरबी के मेंस परीक्षा की, तो आरआरबी वाले ने कह दिया क्या कि जितने भी 160 नंबर लाने वाले लोग हैं जो सीईसी में लाए हैं वैसे सभी लोग आरआरबी के मेंस में शामिल हो जाएं, आरआरबी के मेंस में शामिल होंगे। अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास 150 नंबर आए हैं तो आप किसी काम के लायक नहीं हैं। आपके पास सर्टिफिकेट तो हैं लेकिन आप आरआरबी के मेंस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। एसएससी बोलता है कि जितने भी 140 नंबर तक यदि आप लाए हैं सीईसी की परीक्षा में तो सभी लोग एसएससी की परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब कि आप एसएससी के लिए क्वालिफाई हैं, आप दे सकते हैं एसएससी की परीक्षा। उसी प्रकार से यदि आईबीपीएस ने कह दिया कि हम 150 वालों को बुलाएंगे हमारे मेंस में शामिल हो, तो 150 आपके पास है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आरआरबी ने कह दिया कि मुझे 160 नंबर वाला ही भैया चाहिए, 160 नंबर वाले से नीचे वालों का सीईसी अगर होगा भी तो हमारे लिए पात्र नहीं है, तो कट ऑफ जो भी उन आरआरबी के माध्यम से या एसएससी के माध्यम से निकाला जाएगा या आईबीपीएस के माध्यम से ही निकाला जाएगा, उसमें आपको इस नंबर से अगर ज़्यादा है, मतलब जितना डिमांड किया गया है उतना है, तब तो आप उसके लिए पात्र हैं। और अगर नहीं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, और 3 साल के बाद तो ये सर्टिफिकेट मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी इसका कोई अर्थ ही नहीं हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपका 150 नंबर आ गया लेकिन आरआरबी कहता है कि हम 160 वालों को ही लेंगे, इसका मतलब ये भी तो मान के चलिए कि आपके दिमाग में जा रहा होगा बात कि हम रेलवे के लिए पात्र नहीं हैं, फिर 3 साल के बाद एग्ज़ाम देंगे। ऐसा नहीं है। आप 1 वर्ष के अंदर सीईसी के 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। 1 साल में सीईसी का 2 एग्ज़ाम होगा, आप दोनों में चाहे दोनों में बैठ सकते हैं।
अब आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को लाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग लाएं, ताकि अगर कट ऑफ इनके दौरान निकाला भी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी बड़ी बात ये अभी याद रखिएगा कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस को छोड़कर बाकी कोई भी डिपार्टमेंट भारत सरकार का है उसमें ये नियम लागू नहीं है। अभी ये सिर्फ अभी 3 क्षेत्रों में ही नियम लाया गया है सीईसी का, यानी रेलवे, एसएससी, आईएपीएस। सबसे अधिक बच्चे इन्हीं 3 क्षेत्रों की तैयारी भी करते हैं, इसलिए तीनों पर यह प्लेटफॉर्म लाया गया है। सवाल उठता है कि इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया किस साल से लागू होने वाला है? 2021 से, यानी ये 2021 से नियम शुरू हो जाएगा। यानी इसी टाइप के टेस्ट होंगे और इस टेस्ट में पास करने वाले जो भी लोग होंगे वो आरआरबी, एसएससी और आईपीएस तीनों के पीटी के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद मेंस परीक्षा इन तीनों का अपना अलग अलग बोर्ड ही लेगा। आरआरबी अपना लेगा, एसएससी अलग लेगा, आईपीएस अलग लेगा, है ना, ये अलग अलग लेगा और फिर अपना जिस प्रकार का पैटर्न है उस पैटर्न को अपनाएगा और उसी हिसाब से रिजल्ट बनेगा। तो अब प्रश्न कुछ बच्चों का ये भी होगा कि ठीक है, एक वर्ष में 2 तो हैं, 2 बार दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं? तो जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपका एज है तो। जैसे मान लेते हैं कि 30 वर्ष तक अगर आपका एज है किसी परीक्षा के लिए कि 30 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि 31वें वर्ष में भी जाकर आप सीईसी टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है। 30 वर्ष के अंदर आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप सीईसी का टेस्ट दे सकते हैं, है ना। जैसे एक क्राइटेरिया होता है, एसएससी का अपना, आरआरबी का इतना, आईपीएस का इतना। जैसे मानते हैं कि आईपीएस अपना न्यूनतम एज रख दिया है भाई कि मुझे 21 वर्ष और मैक्सिमम आपको 30 वर्ष तक के लोगों की ही चाहिए, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो मान लेते हैं कि आप 31 वर्ष के एज में अगर आप सीईसी के पैटर्न को पास भी करते हैं तो उसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि 31 वर्ष तक अगर आपको ये दिया होगा तो इसके लिए आप क्वालिफाई है, इसके लिए क्वालिफाई है, लेकिन इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो जितनी बार चाहें आप अपनी लिमिट तक, एज लिमिट तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट आप दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी तक आरआरबी जो एग्ज़ाम लेता था, पीटी का एग्ज़ाम, उसका एक अलग डेट निकला, अलग फॉर्म निकला, आप उस फॉर्म को भरे, एग्ज़ाम डेट दिया गया, फिर एक सेंटर बनाया गया, वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए तो समय का अपव्यय हुआ, धन का अपव्यय हुआ। एक ही एसएससी के पीटी को देने के लिए, आरआरबी के पीटी को देने के लिए, आईबीएस पीटी के लिए, तीनों पीटी के लिए आप 3 बार फॉर्म भरे, 3 जगह सेंटर गए, 3 जगह आपको जाना पड़ा, कई प्रकार के खर्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 3 बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब टेस्ट ये होगा सीईसी का, उस टेस्ट में आप बैठिए, तीनों के लिए क्वालिफाई, तीनों के लिए पीटी के तौर पर आप क्या है, क्वालिफाई है। तो आपका समय बचा, धन बचा। दूसरी बड़ी बात कि ये भी याद रखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को, जैसे कोई छात्रा है, उसको विशेष परेशानी होती थी कि अगर वो गोरखपुर की छात्रा हैं और उस छात्रा को अगर चेन्नई जो है जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, चेन्नई की उसने फॉर्म भर दिया, कुछ अपना कंडीशन देखी होगी कि वहाँ पर सीट ज़्यादा हैं, छात्रों की संख्या कम पहुँचेगी, दूरी के चलते भर दे, लेकिन लास्ट समय में उसके दिमाग में आया कि यार हमारे लिए भी तो परेशानी है, हम भी नहीं जा पाएंगे, तो लास्ट में छोड़ दी, नहीं जा पाई। तो अब ऐसा नहीं होगा, चूँकि सीईसी के लिए पूरे भारत में 1000 सेंटर अभी फ़िलहाल व्यवस्था बनाई गई है, मतलब 1000 सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ये पूरी तरह से इसमें कोशिश की जाएगी कि भारत के जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में सीईसी का एग्ज़ाम हो, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। अब प्रश्न उठता है कि आपका किस प्रकार से होगा। जैसे ऐसे होता था ना एग्ज़ाम में कि आप जो है बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर सीधे भेज दिया चेन्नई, आपका एग्जामिनेशन सेंटर भेज दिया गया सिकंदराबाद, मुंबई भेज दिया गया, आप जाने में असमर्थ हो गए, समय काफ़ी लगा, धन काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़े आपको, आप शारीरिक रूप से थक गए, परीक्षा ही सही से नहीं दे पाएंगे, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन अब आप अपने मतलब राज्य के अंदर, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जिला, गृह जिला में नहीं रखा गया, जैसे कभी कोई होता क्या है कि गृह जिला में रखने पर थोड़ा सा धांधली होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो गृह जिला अगर नहीं भी देता है तो अगल बगल के जिला को दे देगा, तो आप आसानी से जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप गोरखपुर में हैं, आपको देवरिया में सेंटर दे दे, आप जाइए सेंटर देवरिया में जाकर एग्ज़ाम दीजिए, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब आप देवरिया के हैं तो आपको जो है भोपाल जाने की आवश्यकता नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको अगल बगल ही सेंटर दिया जाएगा और जो भी सीईसी के टेस्ट लिए जाएंगे वो सारे टेस्ट, यानी याद रखिएगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा, ऑफलाइन ये पेपर नहीं होगा, पूरी तरह से ऑनलाइन पेपर होगा, अर्थात कंप्यूटराइज एग्जाम होगा। अब एक और बात को अच्छे ढंग से समझें, जैसे आरआरबी जो आपका एग्जाम लेता था, उसमें कई प्रकार के पोस्ट हैं, ग्रुप डी भी हैं, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के साथ साथ ऑफिसर रैंक के भी आपको हैं, जैसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स वगैरह का एग्ज़ाम हो गया। उसी तरह से एसएससी में आप देखें तो एमटीएस का भी एग्ज़ाम है जो मैट्रिक लेवल पर आता है। उसी तरह से एलडीसी का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, सीएचएसएल का, तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पर है। लेकिन ऑफिसर रैंक का जो आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं एसएससी के माध्यम से, उसमें आपको स्नातक तक की पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, आईबीपीएस हो, सब में अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कम एजुकेशन की आवश्यकता है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा एजुकेशन की आवश्यकता है। तो ये जो टेस्ट होगा, ये वाला टेस्ट होगा, उसमें सवाल उठता है कि यदि आप सीईसी का टेस्ट एक दे देते हैं तो क्या आप रेलवे के ग्रुप डी के पीटी के लिए भी क्वालिफाई हैं और रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए भी क्वालिफाई हैं। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसका कम से कम एएसएम का एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन। उसी तरह से अगर हम देखें ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के लिए आपको रखा गया है मैट्रिक, है ना। तो मन में एक प्रश्न जाएगा क्या कि सीईसी का टेस्ट का एग्ज़ाम यदि हम पास करते हैं तो हम तो तीनों का पीटी पास किए, लेकिन क्या हम ग्रुप डी के पीटी को भी पास कर गए और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के भी पीटी को पास कर गए? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका अगर ग्रुप डी लेवल पर ही आपको फॉर्म भरना है, जैसे मैट्रिक लेवल पर जो भी पोस्ट हैं, चाहे वो एसएससी में हो, आईपीएस में हो या आरआरबी में हो, जिसमें भी हो, मतलब जिस तीनों विभाग में जिसमें भी हो, उसमें मैट्रिक लेवल पर अगर फॉर्म भरने हैं तो आपको मैट्रिक लेवल की सीईसी के पोस्ट परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा, उस लेवल का चाहिए। अगर आपको इसमें से इंटरमीडिएट लेवल का कोई पोस्ट चाहिए, चाहे वो आरआरबी में हो, एसएससी में हो, आईपीएस में हो, तो वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल के सीईसी के परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन स्तर तक का कोई इसमें से अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं आरआरबी में, एसएससी में या आईपीएस में, तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन स्तर तक के सीईसी की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। क्योंकि ये कैसे संभव है कि आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप ग्रुप डी के लिए भी वही आपको दे दें और एएसएम के लिए भी वही दे दें आप, जबकि दोनों के स्तर में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एक ग्रुप डी और सी की नौकरी कर रहे हैं, तो ये ग्रुप डी और सी के लिए मतलब मानकर चलिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, ऑफिसर रैंक के लिए नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर आप मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक लेवल का सीईसी पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट पर हैं, पोस्ट जितने भी हैं उसके लिए इंटरमीडिएट लेवल का सीईसी पास कीजिए, और ये अगर ग्रेजुएशन लेवल पर है तो ग्रेजुएशन लेवल का पास कीजिए। अब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, क्या ये भी किसी बच्चे के मन में डाउट होगा ऐसा कि अगर हम सीधे ग्रेजुएशन स्तर के सीईसी को पास कर जाएं, आपका जो भी पेपर होगा सीईसी का, उसमें मैट्रिक स्तर, इंटरमीडिएट स्तर और ग्रेजुएशन स्तर, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों का मतलब पैटर्न अलग अलग होगा, स्टैंडर्ड अलग अलग होगा। अगर आप मैट्रिक लेवल के पोस्ट के लिए फॉर्म भरें तो हल्के प्रश्न दिए जाएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि अगर हम सीधे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को पास कर जाएं सीईसी वाले, तो हम इंटरमीडिएट लेवल वाले भी पीटी को और मैट्रिक लेवल वाले पीटी को ही पास कर गए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक लेवल वालों के लिए आपको अलग पास करना पड़ेगा। जब आप रेलवे में ऐसे पोस्ट को भरेंगे जो पोस्ट मैट्रिक लेवल पर हैं, तो वहां आपसे सीईसी के उस सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी जो मैट्रिक लेवल पर आप पास किए हैं। यानी कहेगा कि हमको इंटरमीडिएट लेवल में कितना मार्क्स आए उससे मतलब नहीं है, मैट्रिक लेवल तक के स्टैंडर्ड में आप कितना मार्क्स लाए हैं उससे हमको मतलब है। तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि आप कई बार फॉर्म भरते थे एक ही परीक्षा के लिए, अरे पीटी ये भी ले रहा है, पीटी ये भी ले रहा है, पीटी ये भी ले रहा है, एक ही परीक्षा के लिए, बस विभाग अलग अलग हैं, आप 3 बार एग्जाम दे रहे हैं, 3 बार फॉर्म भर रहे हैं,
3 जगह सेंटर बनाए गए, 3 जगह आपको जाना पड़ा, क्योंकि आप मेंस में तो इसके बाद न जाएंगे जब पीटी पास करेंगे। तो भैया अच्छा है कि सबके लिए पीटी एक ही कर दी जाए। अगर आप ये पास किए, अब तीनों के पीटी को पास कर गए। तो चलिए अगले क्लास में हम फिर अगले प्रोसेस को देखेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।